कल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर क्वेश्चन, ये सब डिस्कशन हो गया था। ठीक, तो आज हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9th में। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि जब भी इंटरेक्शन होता है तो पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट है ए और बी मान लो, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो बी बी इक्वल एंड अपोजिट ए पर लगाएगा। इसका मतलब फोर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लॉक है, इसके नियर एक बी ब्लॉक है। अब ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो जिस पर फोर्स लगता है, जैसे हम एफ बी ए लिखते हैं, तो जो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी, और जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में ड्यू टू ए, एफ ए बी लिखते हैं, तो किस पर फोर्स एक्ट हो रहा है? ए पर, तो ए को पहले लिखेंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। इसका मतलब बी पर फोर्स लगा ए के द्वारा, ये उल्टा लिखा गया, एफ बी ए ये होगा। इसी तरह से फोर्स ए पर लगा एफ ए बी, और जब भी हम इसको लिखेंगे तो जैसे एफ ए बी लिखा, तो डायरेक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा वेक्टर होगा। क्योंकि बोल्ड लेटर से लिखा है तो हमने कहा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वेक्टर यूज करना चाहिए। तो कहता द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरेक्शन देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब एफ ए बी एफ बी ए, acting on two interacting objects. The size of the forces on the first object equals the size of the force on the second object, मतलब FAB और FBA numerically equal. The direction of the force on the first object is opposite to the direction of force on the second object. FAB और FBA का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव आया। Forces always come in pair, equal and opposite, means action reaction. इसका मतलब एक्शन रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना? चलो फिगर ड्रॉ करके लिख लो। ये वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाहिए, एफ बी ए और एफ ए बी। हो गया? सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और ये फिगर ड्रॉ करके ये पार्ट लिखना, बाकी तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सारा चीज लिखा हुआ है। तो यहां पर एनालाइज क्या किया? एक्शन रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, द फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, हमेशा पेयर के फॉर्म में रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ए और बी इसलिए हमने डिफरेंट बॉडी लिया था, डिफरेंट ब्लॉक्स लिए थे। नेक्स्ट, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली, एक साथ लग रहा है ए बी और बी ए। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन एज इट इज ए मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, though action and reaction forces are equal in magnitude, but they do not produce equal acceleration in the two bodies on which they act. इसका मतलब यहां पर है कि एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इक्वल है, लेकिन दोनों इक्वल एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसमें कुछ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखा है। अब यहां पर यह पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सलेशन इन द टू बॉडीज, क्योंकि मासेस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हमने दोनों ब्लॉक के साइज अलग अलग लिए थे, इसलिए डिफरेंट एक्सलेशन होगा दोनों में। हो गया, इरेज करें। हो गया, इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved, or when two or more bodies act upon one another their total momentum remains constant provided no external force acting on them। दोनों का मीनिंग एक ही है और इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम remains constant, remains constant। यही इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ठीक, इन दोनों का समराइज हमने लिख दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। अब यहां पर हमने क्या किया देखिएगा ध्यान से। हमने एक मास m1 लिया जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद दोनों का डिफरेंट वेलोसिटी होगी। अब यहां पर इसने फोर्स 2 पर लगाया, इसने फोर्स 1 पे लगाया, तो फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम देखेंगे
कि क्या इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। यदि ये है तो ये इंडिकेट करेगा कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका और देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल है या नहीं। ये बिफोर कोलिशन का पोजीशन है और ये आफ्टर कोलिशन और ड्यूरिंग कोलिशन जो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। हो गया? फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, इसमें हमने एक बिग और एक स्मॉल कार या बॉडी लिया, ठीक सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से। इसको हम बिगर कार मान लेते हैं जिसका मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1। स्मॉलर कार इसको m2 मान लें, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 मिल लिया। अब दोनों कार या दोनों बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम कोलाइड किया। ड्यू टू कॉलिजन इनका वेलोसिटी इंटरचेंज हुआ। इंटरचेंज के बाद एक का वेलोसिटी v1, दूसरे का वेलोसिटी v2 मिला। ठीक है, यही हमारा एनालिसिस है। ठीक, अब यहां पर क्या था, बिगर एक फोर्स एक्सर्ट किया। किस? तो बिगर जो फोर्स एक्सर्ट किया 2 पर किया, मतलब स्मॉलर बॉडी पर, और स्मॉलर ने बिगर पर फोर्स एक्सर्ट किया F12। ठीक, अब यहां पर इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, F21 को, फिर इसी तरह से हम F12 को लिखते हैं। अभी करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब F12 और F21 का वैल्यू निकाल लिया। अब थर्ड लॉ से हम लोग सीखे F21 इज इक्वल टू माइनस F12, दोनों को इक्वेट करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व हो जाए। ठीक, अब इसको हम लोग अपने ढंग से एनालाइज करते हैं। तो यहां पर F21, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किस पर लगा? सेकेंड पर लगा, तो मास सेकेंड का लेंगे। ठीक, एक्सेलरेशन किस में लगा? एक मिनट, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सबस्क्रिप्ट क्या इस्तेमाल किया। एक बार सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, वही लिखा है, ध्यान दे दोगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर F21 M2 A2, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड। तो सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हुआ? v2। कहां से? u2 से, इसलिए v2 माइनस u2 बाय टाइम पीरियड। क्लियर? अगेन, और इसी को हमने सिमिलरली लिखा F12 M1 A1। M1 चेंजेस क्या हुआ फर्स्ट वाले में? V1, और इनिशियल क्या था? U1 बाई टाइम। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दिए यहां राइट साइड में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब यहां पर हमने पढ़ा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। F21 का वैल्यू अब मैग्नीट्यूड के टर्म में पुट कर रहे हैं, V2 माइनस U2 बाई टी, माइनस यहां पर इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं M1 V1 माइनस U1 बाई टी। टी और टी कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करें, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1
माइनस माइनस प्लस m1u1। अब ये क्वांटिटी आप m1u1 राइट हैंड साइड में m2u2 को एक साथ ले जाओ, तो ये m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, अब यहां पर ये टोटल मोमेंटम क्या है, किसका मोमेंटम है, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। और ये सिस्टम कब है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले वाला सिस्टम। और ये वाला कब है, आफ्टर कोलिजन। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन which is equal to momentum after collision। समझ में आ गई बात, यस नो। तो जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसलिए मोमेंटम कंजर्व हो गया। ये मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। आ गया समझ में, 100%। अब इसका एक एप्लीकेशन, पहले हम लोग रिजल्ट को कंफर्म कर लेते हैं। यही हम लोग का रिजल्ट था और फाइनल रिजल्ट यही आया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मान लो ये हम आगे टॉपिक पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है, कभी कभी आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसका एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉइल ऑफ ए गन। जब आप गन से बुलेट फायर करते हैं, जब गन से बुलेट फायर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो एक्टर लोग को नहीं फोर्स लगता है। एक्टर लोग तो भाई हवा में AK-47 चला लेते हैं, 56 चला लेते हैं, बाएं हाथ से भी दाएं हाथ से भी, LMG बेचारे चला लेते हैं एक्टर लोग, जबकि LMG के लिए स्टैंड होना कंपलसरी है। तो हम लोगों ने एनसीसी में ये चीज सीखा है। तो पहले जब 303 के राइफल से हम लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता था, तो पहले लेट करके प्रैक्टिस कराया जाता, बाद में खड़े होकर के, नहीं तो शोल्डर में इंजरी हो जाती है। पहले जो 303 का राइफल था वो बहुत बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता था और लगातार 20-30 यदि फायर कर लिया तो उंगली में पेन होने लगता था, आसान नहीं होता था। तो जैसे इनिशियली गन और बुलेट स्टेशनरी है, तो हमने मान लो कि कैपिटल M मास ऑफ गन एज्यूम कर लिया, V वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह से M मास ऑफ बुलेट, बुलेट के मास को हम लोगों ने स्मॉल m लिख दिया, V हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियली बुलेट और गन दोनों स्टेशनरी है, तो हम इनिशियल मोमेंटम लिख दें, दोनों स्टेशनरी, तो दोनों का टोटल मोमेंटम 0। आफ्टर फायरिंग, जिसको हम आफ्टर मतलब कोलिज, उसको सिंपल आफ्टर मोमेंटम लिख देते हैं। जब बुलेट फायर हो गया तो हमने एज्यूम कर लिया मास और वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम ऑफ गन, वेक्टर साइन यूज किया और ये मोमेंटम लिख दिया बुलेट का। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
ये बन गया mv प्लस mv। तो v वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, माइनस mv बाई m। क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई बुलेट जब इजेक्ट होगा गन से तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ गन रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन आया। इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉल ऑफ ए गन। गन का मोशन अपोजिट टू द बुलेट हो गया। हो गया। चलिए, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जितने भी फोर्स के टाइप है नेचर में उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। ये फोर्स ऐसा है जिस फोर्स से कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट भी कहते हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम वेट का वैल्यू 9.8 न्यूटन होता है। और सिंपल है, F इज इक्वल टू mg लिखते हैं। तो हम फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट, मान लो 1 किलोग्राम है, और उसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एग्जाम्पल ले रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग लिख देते हैं फोर्स इन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो यहां पर कहता है कि 1 kg के लिए जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए ये 1 इंटू 9.8 ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए इसको हम कह देते हैं 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मान लो कहीं पर कोई दे दे ब्लॉक और कहे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है 4 kgf, इसका मीनिंग ये होगा कि 4 इंटू 9.8 न्यूटन। इसी तरह से सीजीएस यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट, जिसका वैल्यू 980, और न्यूटन की जगह पर क्या हो जाएगा, डाइन। सीजीएस में अब आ जाए सबसे पहला फंडामेंटल फोर्सेस में। तो जितने भी फोर्सेस नेचर में, मॉस्कुलर फोर्स कह दे आप, टेंशन कहें, रिएक्शन कहें, फ्रिक्शन, इलास्टिक फोर्स, वेट के कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब आपको 4 बेसिक फोर्स के टाइप में मिलेंगे, और 4 से ही सारे फ्रैगमेंट बनते हैं। तो सबसे पहला हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 ड्यू टू
ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है F=G m1m2/r²। इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स पहला हो गया, फंडामेंटल फोर्स है पहला टाइप, क्या बन गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना, F=G m1m2/r²। आगे बढ़े तो ग्रेविटेशन फोर्स, इसका वैल्यू ये, जी का वैल्यू भी याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब ये वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा जान करके कि वेक्टर थोड़ा रिकॉल भी करते रहेंगे। ये कैसे लिखा गया इसको समझ ले। यहां पर दो हमने इंटरैक्टिंग बॉडी लिया, M1 और M2, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा M1 और M2 के बीच। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी के अलॉन्ग ना फोर्स लग रहा है, जो दोनों के सेंटर को मिलाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिया, तो हम लोगों ने लिखा F=G m1m2/r², ये लिखा। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर लगा दिया, ये हो गया G m1m2/r², और हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वेक्टर होगा। तो यहां राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर हमको नहीं मिला, एक्स के लॉन्ग लग रहा है कि वाई के लॉन्ग लग रहा है कि जेड के लॉन्ग, तो हम डिस्टेंस का ही यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, इसलिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। ठीक, अब इसका कैरेक्टर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये एटॉमिक साइज से लेकर के, एटॉमिक साइज मतलब 10⁻⁻10 मीटर से लेके इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे ना तो काफी कम आएगा, नेग्लिजिबल होगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रख दो तो कैलकुलेट करके देखोगे बहुत कम फोर्स आता है, इसलिए ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लॉन्ग रेंज आपको पता है, एटॉमिक साइज से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक, और ये जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब मीडियम, दो पार्टिकल के बीच जो मीडियम है उससे ये इंडिपेंडेंट है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब ये नेग्लिजिबल फॉर लाइटर बॉडीज, लेकिन ये प्लैनेटरी बॉडीज और उसके मोशन के लिए डोमिनेट करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइप पढ़ा, इसके बाद वीक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंशन, कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ेंगे।